अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने आबाई हल्के आबाई शहर मियांवाली में खिताब किया और मियांवाली में खिताब करते हुए उन्होंने फिर एक मरतबा ललकारा उन लोगों को जो इमरान खान साहब से NRO मांगते हैं। बड़ा ही अच्छा होता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अब 3.5 साल गुजर जाने के बाद हम सबको, यानी आपको और मुझे बाय नेम बता सकते, बराए नाम लेकर बता सकते कि कौन है जो इमरान खान साहब से NRO मांग रहा है। अब आप भी कंफ्यूज हैं और मैं भी कंफ्यूज हूं कि इमरान खान साहब से NRO साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मांग रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जिन पर करप्शन के कई चार्जेस हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल वो लोग जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और केसेस अभी चल रहे हैं, या इमरान खान साहब से NRO उनके अपने ही इत्तेहादी मांग रहे हैं। क्योंकि आप और मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की इस बात से हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जब अपने मुंतखब टीवी एंकर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं तो वो उनसे शायद ये मुतअद्दिद बारी सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन खान साहब काउंटर क्वेश्चन पूछने नहीं देते कि वो उनसे पूछ सकें कि अब हमें नाम ही बता दें कि कौन लोग हैं जो आपसे NRO मांगते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के पास किसी भी तरह का NRO देने का अख्तियार नहीं है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि वो कबायली इलाकों से बात करेंगे, वो लोग जो बलूचिस्तान में हैं और नाराज़ हैं उनसे बात करेंगे, वो जो लेफ्ट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, राइट स्कूल ऑफ थॉट को भी वो ऑन बोर्ड रख सकते हैं। और कबायली इलाकों के हवाले से जो खास तौर पर उन्होंने तज़किरा किया वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ इशारा था, जिनसे 1 महीने तक सीज़ फायर का मुआहदा रहा। और उसके बाद कल मुफ्ती नूर वली महसूद जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने ये कहते हुए कि 1 महीने का वक्त गुजर चुका लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदे पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा उन्होंने मुआहदा ख़त्म करते हुए आज 2 हमले जो कि उन्होंने क्लेम किए हैं और वो उन्होंने प्रेस रिलीज भी अपनी जारी की कि 2 हमले उन्होंने किए। तो इमरान खान साहब TTP से बात कर सकते हैं, वो जो कातिल है, वो जो दहशतगर्द तंजीम है जिस पर सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का इल्ज़ाम नहीं हकीकत है, उनके हाथों पे वो लहू है उन शहीद पाकिस्तानियों का जो उनके धमाकों में उनके हमलों में हलाक हुए। इमरान खान साहब उनसे बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वो जो मुल्क से भाग गए, वो जिन्होंने करप्शन की, उनसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इस पर हम टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे भी ज़रा ज्वाइन किया सीनियर वजीर और सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब से, ज़रा मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मेरा पहला ही सवाल आपसे है और वो है, सिंध में जो बल्दियाती कानून आप लोगों ने पास किया, अपोजिशन को बगैर एतमाद में लिए पास कर दिया। अगर अपोजिशन को एतमाद में ले लिया जाता, क्योंकि बिलावल साहब जब हमारे पास इस्लामाबाद में होते हैं तो वो यही बात करते हैं कि PTI और इमरान खान साहब अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेते, तो पीपल्स पार्टी ये प्रैक्टिस सिंध असेंबली में क्यों नहीं कर रही? सर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है ज्वाइंट पार्लियामेंट के और ये जो हमारे हुआ है जी, हमने जो पहली अमेंडमेंट की थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले जी, उसकी मजबूरी ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने हमें 1 दिसंबर की डेडलाइन दी थी और उन्होंने कहा कि आप डिलिमिटेशन के हवाले से तरामीम इसमें कर लीजिए, वरना हम पुराने कानून के मुताबिक डिलिमिटेशन का काम शुरू कर देंगे जी। अच्छा, उसमें भी तरामीम कोई ऐसी मेजर नहीं थी, बेसिकली स्ट्रक्चर चेंजेस थी कि जिसमें हमने यूनियन कमेटी की आबादी बढ़ाई थी, कुछ टाउन्स बना दिए थे, DMC खत्म कर दी थी, तो इस तरह की चीजें थी, सिवाय 3 चीजों के जो उसके अंदर जिसमें हमको एतराज था। एक कि जी मेयर का और टाउन चेयरमैन का इलेक्शन आपने सीक्रेट क्यों कर दिया। दूसरा कि मेयर और टाउन चेयरमैन के जो कैंडिडेट्स होंगे वो काउंसिल के अलावा भी कोई हो सकते हैं। और तीसरा उनका ये था कि जो हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज बल्दिया के पास थी वो आपने वापस क्यों ले ली है। अच्छा, उस वक्त भी हमने इनसे कहा था कि आप अमेंडमेंट्स देंगे तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। उन्होंने अमेंडमेंट्स दी, लेकिन बिल जब इंट्रोड्यूस हो रहा था उसी स्टेज पर वो वॉकआउट करके बाहर चले गए। सही। और जाहिर है कि जब बाहर चले गए तो उनकी अमेंडमेंट्स टेकअप भी हुई, लेकिन वो मौजूद नहीं थे तो उस पर बात नहीं हुई। अच्छा, आज जो इशू था जी, जब असेंबली ने अमेंडमेंट्स के बाद वो बिल तरमीमी बिल गवर्नर से उनको भेजा, तो गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार होता है आईनी तौर पर कि वो या तो बिल को मंजूर करते हैं या अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ वो असेंबली को वापस भेज देते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। जब ये बिल गवर्नर साहब के पास गया था तो ऑपोजिशन की तमाम जमातों के साथ गवर्नर साहब ने मुलाकातें की, जो उसूली तौर पर गलत बात थी, लेकिन वो मिलने के बाद उनसे उन्होंने मशावरत की और मशावरत के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस लगा के वो बिल असेंबली को दोबारा आज भेजा। कल कैबिनेट ने गवर्नर साहब की जो सिफारिशात थी उस पर जो है वो बात की और उनकी कई सिफारिशात को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, किया एक्सेप्ट आप लोगों ने? जी, हमने कई को एक्सेप्ट किया
और आज जब असेंबली में वो बिल आया तो हमने बताया कि कौन कौन सी चीजें गवर्नर साहब ने भेजी थी और उन्होंने कौन कौन सी चीजें भी एक्सेप्ट कर ली। अच्छा सईद गनी साहब, क्योंकि बड़ी माजरत मुराद अली शाह साहब ने भी जब तकरीर कर रहे थे तो उन चीजों को हाईलाइट नहीं किया। अगर एक दो सिफारिशें अगर आप बता सकेंगे कौन सी हैं जो गवर्नर ने सजेस्ट की थी। जी हमने जो इन्होंने कहा कि जी सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए था, ओपन होना चाहिए था, वो हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि जी जो मेयर और टाउन का कैंडिडेट होगा वो काउंसिल का मेंबर होना चाहिए था, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का इख्तियार कैबिनेट को नहीं होना चाहिए था, असेंबली को होना चाहिए, वो हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि जो टर्म ऑफ काउंसिल है वो शुरू होनी चाहिए पहली मीटिंग जो होगी काउंसिल की उससे, हमने वो उनकी बात मान ली। अच्छा, उसके अलावा देखिए कुछ चीजें और हमने कही है। आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कानून में भी तरमीम की गई है। वो तरमीम तो वो थी जिसको ये डिमांड कर रहे थे कि जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मेयर के मातहत होना चाहिए। मुतअद्दिद बार पीटीआई वाले कह चुके हैं ये बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। हमने ये कर दिया। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड में मेयर का रोल होना चाहिए था, हमने वाटर बोर्ड के को चेयरमैन बना दिया मिनिस्टर के साथ मेयर को भी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि सूबाई महकमों में इनका कोई रोल होना चाहिए। हमने सूबे के 10 महकमों में लोकल गवर्नमेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे उनका कोई किरदार रख दिया है। अब मुझे बताइए कि हम जब इख्तियार दे रहे हैं ये उस पर भी शोर करते हैं, एहतियात करके चले जाते हैं। सर सईद गनी साहब, एक बात में तो खैर मैं एंडोर्स कर रहा हूं क्योंकि मेरे शो में भी कई मरतबा वाटर बोर्ड की बात हो चुकी है, सॉलिड वेस्ट की, वो तो आप पीटीआई वाले करते थे, वो आपने उनके लिए कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि सिंध असेंबली की सारी अपोजिशन, नून लीग भी जब वो उनका कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नून लीग भी अपोजिशन के बयानिए को वहां पे बैठ के बात कर रही थी। तो ये सारी अपोजिशन इकट्ठी कैसे कर ली पीटीआई वालों ने? और मिस्टर इस्माइल भी वही कह रहे हैं जो पीटीआई कह रही है। आप अगर सिंध की तारीख उठा के देखें और इंतखाबी तारीख उठा के देखें जी, तो ये हमेशा यहाँ पीपुल्स पार्टी वर्सेस ऑल होता रहा है। ये पीपुल्स पार्टी के सामने अब भी जो इंतखाबात होते हैं ना, पीटीआई, जेयूआई, नून लीग, ये सारी की सारी इकट्ठी होती है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। तो ये कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं हमारे लिए। नहीं, इलेक्शन में तो पीटीआई नहीं, इलेक्शन में सिंध के इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग तो इकट्ठे नहीं हुई, जेयूआई तो हुई सर, पीटीआई और जे चले इस दफा नून लीग नहीं हुई ना भाई, रिवायती तौर पे तारीखी तौर पे सारे इकट्ठे होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। इस मरतबा भी हमें कोई हैरत नहीं हुई है, ये इनको इसी तरह होना था, इसी तरह हुए हैं। लेकिन मैं उसूलों की बात कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने 2013 के कानून में मजीद इख्तियारात ले लिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमने इख्तियारात आपको दिए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी कलेक्शन सूबाई हुकूमत करती थी वो हमने सारी की सारी दे दिए, टाउन्स को कलेक्शन भी उनको दे दी है। सर मेरे पास टाइम कम है। सईद गनी साहब, एक सवाल और एक का जवाब दे दीजिए। कराची में बहुत मसले हैं सर, कराची को मसाइल का शहर समझा जाता है, क्या इस तरमीमी एक्ट के बाद बल्दियात मजबूत होगा? कराची के मसले जो लोकल लेवल के हैं वो हल होने के कुछ चांसेस हैं सर? देखिए, कराची के मसाइल उस वक्त और ज्यादा थे जब एमक्यू मुरूज पे थी। आज तो अल्लाह का शुक्र है कराची के हालात बेहतर है, निस्बतन इतने खराब नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहरहाल इशूज हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि दहशतगर्दी नहीं हो रही है, खूनरेजी नहीं हो रही है, लोग बेगुनाह मारे नहीं जा रहे हैं, बत्ताखोरी नहीं हो रही है, गोरी बंद लाशें नहीं मिल रही है। ये फर्क जरूर पड़ा है। बिल्कुल। और अब इसमें बेस्ट फ्यूचर इन द फ्यूचर ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब वक्त देने के लिए। कराची में लोकल सेटअप स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात हम सब और तमाम जो सियासी तबका है, वो MKM हो, वो PMLN हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनका ये मुतालबा भी रहता है। लेकिन कराची के मसाइल इस कदर शदीद हैं कि एक इनकलाब की ज़रूरत है कराची के सिस्टम में भी। जरा अब बढ़ेंगे हम जरा अपने आज के टॉपिक की जाने। तो मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। अगर ज्वाइन कर चुके हैं बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम असगर कायरा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह अली गौहर बलोच साहब होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की जाने मैं जरा बढ़ूंगा ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आगे तरफ हम बात करेंगे। इमरान खान साहब NRO नहीं देना चाहते, एक मतलब फिर उन्होंने बात की, और सबसे बात कर सकते हैं, मगर वो जो चोर हैं और लुटेरे हैं उनसे बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई पर बात करेंगे। ग्रीन लाइन पर जो तजाद है, सियासी कशीदगी पैदा हुई है, वो क्यों हुई है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी
जी वेलकम बैक शौकत बसरा साहब। सर पहला सवाल आपसे, इमरान खान साहब ने मियांवाली में आज फिर कहा कि सबसे बात हो सकती है, सिर्फ चोरों डाकुओं से नहीं हो सकती और एनआरओ नहीं दूंगा। सर ये किसका नाम लेना, नाम क्यों नहीं लेते प्राइम मिनिस्टर साहब? आप तो 3.5 साल हो गए, अब पिक्चर क्लियर हो गई। देखिए और ये बता भी दें कि 3.5 साल में किसका एहतसाब हुआ, किससे करप्शन और चोरी साबित हुई और उससे पैसे वापस लिए गए? सर देखिए अदनान, मुझे एक बात बताएं, आपके कानून में, आपके आइन में कहीं लिखा है कि चोरों और डाकुओं से बात होगी? उनके साथ तो अदालतों में बात होती है, उनके साथ उनके केसेस चलते हैं। अगर वो वहाँ से कॉन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर सजा याफ्ता हो जाते हैं। तो इसलिए उनके साथ तो बात ना स्टेट कर सकती है, ना आपका आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। अब वो किन की बात करते हैं, डेफिनेटली आपको पता है इस बात का, मुझे नहीं पता सर। कि जिनके खिलाफ केसेस चले, जिनके एलिगेशंस लगे, जिनके खिलाफ जीआईटीज बनी, जिनके खिलाफ वो पापड़ वाला, गोले वाला, पता नहीं क्या जेआईटी तो शुगर इंक्वायरी में भी बनी थी ना सर, शुगर स्कैंडल में जेआईटी दवाइयों। जेआईटी मैं अब आ जाते ना, अब आ जाते उस बात पे, मैं उस बात का जवाब देता हूँ। अब देखिए, मैं फिर आपको अर्ज करूँ, जीआईटीज बनती हैं इदारों की, एहतसाब करते हैं इदारे। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जेआईटी बनी है, कोई इमरान खान तो उसके हेड नहीं है क्या? उनका कोई वजीर तो उसका हेड नहीं है? उसमें डेफिनेटली कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। जेआईटी के अंदर तमाम एजेंसीज के लोग मौजूद थे, तमाम आपके इदारों के मुतबर लोग मौजूद थे। और नैब का जहाँ तक तल्लक है, ये वही नैब है जो बहुत अच्छा इदारा होता था किसी ज़माने में, जब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को उन्होंने खुद लगाया था, जब ये दोनों किसी का एहतसाब नहीं करते थे। आज ये नैब है, जीआईटीज भी बुरी हैं। तो इसलिए मेरे भाई साहब, आप लोगों ने टीटीपी से बात की सर, एक तो मुझे अगर नाम बता देना कि किससे बात नहीं हो सकती, तो मैं उसका रेफरेंस दे के सवाल पूछ लूँ ना कि इससे बात नहीं हो सकती। नवाज शरीफ से बात नहीं हो सकती? जब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं कौन होता नाम लेने वाला भाई? आप कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि अदनान भाई आपको पता है, तो बसरा साहब आपको भी पता होगा। अदनान भाई नाम लिया करें ना, आप सहाफी हैं, आप जुर्रत किया करें, आप थोड़ी रिसर्च। बसरा साहब की आवाज ठीक करो यार, वो कान का पर्दा नहीं फाड़ दे, ये आई अभी आपकी यार। आ रही है सर आवाज क्लियर? और लाइन कट गई, और लाइन दोबारा जोड़ो। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ बसरा साहब, लाइन आपकी ठीक हो। कारा साहब, ओवर टू यू सर। इमरान खान साहब कहते हैं किसी से बात नहीं होगी, जो चोर हैं, डाकू हैं। बात तो बड़ी जेन्युइन है सर, अगर मुल्क में किसी ने मुल्क को लूटा है तो उसका एहतसाब तो होना चाहिए। पहली बात यह है कि अदनान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ऑफर करते हैं कि मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूँ, फिर फौरन अगले ही लम्हे कह देते हैं कि मैं चोरों और डाकुओं और लुटेरों से बात नहीं करूंगा। ठीक है, पहले उनको क्लियर माइंड होना चाहिए उनका कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहली बात यह है कि देखें, अगर वो ये कहते हैं कि मैं एक फलां शख्स से, जैसे बसरा साहब से आप बार बार सवाल कर रहे थे कि किसी एक शख्स का नाम लें, किसके बारे में वो कह रहे हैं, अगर तो वो किसी शख्स को 2 है, 4 है, 10 है आइडेंटिफाई कर दे, लेकिन सारी ऑपोजिशन को तो वो ये नहीं कह सकते। जो हाउस में बैठे हुए ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन में सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी और नून तो नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन की तो 20 जमातें जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है। आपको उनको क्लियर करना चाहिए। इमरान खान साहब ने देखें, अगर उन्होंने बात करनी होती तो महंगाई पर भी ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर सकते थे, कश्मीर के मसले पर इकट्ठा कर सकते थे, ये जितने हमारे हमसाये ममालिक के साथ प्रॉब्लम आते हैं उनके ऊपर इकट्ठा कर सकते थे। आज तक उन्होंने किसी मामले में कारा साहब, मेरा सवाल ये है, थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब के मौकफ को सर सुनिए सर। आई एम विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है कि जो चोर है, जिसने मुल्क लूटा है, जिसने करप्शन की है, उससे बात नहीं होनी चाहिए, उससे रिकवरी होनी चाहिए। तो यहां तक तो आप भी इत्तेफाक करेंगे इमरान खान साहब से? उनसे रिकवरी नहीं होनी चाहिए, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर उनके जो साथ बैठे, उनके कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम है, फिर उनके ऊपर भी उनसे बात नहीं होनी चाहिए। देखे ना, अगर वो पाकिस्तान के किसी एक, सिर्फ मियां साहब जो है उन सजा याफ्ता है, वो भी पनामा में, ठीक है जी, जो उनको उन्होंने वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उस मामले में है। बाकी किसी सियासतदान को किसी कोर्ट ने सजा दी है, और जो इल्जामात हैं वो सारे सियासी लीडरों के ऊपर है, सारी सियासी जमातों के ऊपर है। वो इवन
वैसे बसरा साहब आप एनआरओ मांगता कौन है? अब लोगों में परसेप्शन तो यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मांगते होंगे, तो आप ना मांगे एनआरओ, क्या जरूरत है आपको एनआरओ मांगने की? देखें, क्या इमरान खान साहब के पास इख्तियार है कानूनी तौर पर? बसरा साहब क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, जानते हैं लॉ को, खुद भी एडवोकेट हैं, क्या इमरान खान साहब के पास एनआरओ देने का इख्तियार है? दे सकते हैं, तो फिर तो कोई कहे कि वो दे सकते हैं। ये तो कोर्टों का मामला है, कोर्ट ने ये फैसला करना है, कोर्ट ने ये डिसीजन करने हैं, ये तो इमरान खान साहब के इख्तियार में नहीं है भाई। बिल्कुल सही है। मुझे एक कॉमेंट जरा पीएमएलएन से भी लेने दें। अली गौर बलोच साहब, सर ये प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि एनआरओ नहीं होना चाहिए, कि क्यों आप लोग एनआरओ मांगते हैं कि इमरान खान साहब को इनकार करना पड़ता है पब्लिकली? और दूसरा, ये जो सिर्फ एक स्टांस है कि जिसने मुल्क में करप्शन की हो, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे बातचीत नहीं होनी चाहिए, उससे रिकवरी होनी चाहिए, ये तो इमरान खान साहब का सर जो स्टैंड है ना, इसको तो मेरे ख्याल में हम सबको सपोर्ट करना चाहिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब देखिए, इमरान न्याजी साहब की अगर आप बातों का रेफरेंस दें टॉक शोज में, जी सर, तो फिर आपका ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप इमरान साहब की किस बात का रेफरेंस देते हैं। बता दिया ना सर, हाँ, कि जिन्होंने करप्शन की उसका एहसाब होना चाहिए। आई एम विद दिस स्टैंड ऑफ इमरान खान सर। सर बात ये है कि इमरान खान साहब ने, मैं इमरान खान साहब की काफी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जाहिर है एक सियासी सिस्टम है, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं भी किया जा सकता। बड़ी बात है सर, आप भी करते हैं। अच्छा वैसे बलोच साहब आप बता दें, इमरान खान की किस किस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? मौका देंगे सर, तो सर, मैं कोई गुजारिश करूंगा ना। आप ही बोलें सर, मैं चुप हूँ आज। बात करने का मैं गुजारिश करूंगा। सर सर बोलें सर। देखिए बात यह है कि मैं इमरान खान साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब मुल्क का वजीर आजम चोर और डाकू हो तो मुल्क में महंगाई होती है। जब मुल्क का वजीर आजम चोर और डाकू हो तो ज्यादा टैक्स लगाने पड़ते हैं। जब पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो चोर और डाकू हो तो बेरोजगारी फैलती है। जब वजीर आजम मुल्क का चोर और डाकू हो तो फिर IMF से उनकी शराइत के ऊपर कर्जे लेने पड़ते हैं। आप किस सिलेक्टेड वजीर आजम की बात करते हैं कि जिसने पूरा पाकिस्तान 72 साल तारीख में ये हालात नहीं हुए कि गिरवी रख दिया, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया? आप उस इमरान खान की बात करते हैं। आप उस इमरान खान की बात करते हैं कि जिसने 18.9 तक और 18 तक तकरीबन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा दी है पूरे मुल्क में। आप किस इमरान खान की बात करते हैं कि जिसकी बहन रंगे हाथों पकड़ी गई, अरबों रुपए उसकी जेबों से निकले? आप उस इमरान खान साहब की बात करते हैं। सर ये फिर देखें, वो आप इल्जाम लगाएंगे, फिर बसरा साहब लगाएंगे, आप उस तो फिर उसको एहतसाब के लिए पेश करें ना। फिर क्यों कहते हैं कि बलोच साहब देखें, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा सर, इसका रिस्पॉन्स तरीके इंसाफ दे देगी। मेरा सवाल है कि मुल्क का वजीर आजम कहता है कि जिसने करप्शन की उसका एहतसाब होगा, बातचीत नहीं होगी। अदनान हैदर तो इमरान खान के साथ खड़ा इस सिर्फ इस बात पे सर, तो आप बतौर पाकिस्तानी इस बात को इंडोर्स करते हैं कि नहीं? देखिए पहली बात यह है कि आप उसको वजीर आजम कहते होंगे, हम तो उसको सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं और साबित भी करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं आपको ये गुजारिश करूं कि आपने अदम एतमाद किया उस ऐवान ने जिसमें मुंतखब नुमाइंदे और आप भी उसमें मुंतखब हैं, उसने दोबारा इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर चुना, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गए ना। आप सिलेक्टेड तो ना रहे, सिलेक्टेड होंगे पहले होंगे। जो सिलेक्टेड है उनको पता है कि वो कौन से सिलेक्टेड, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को भी पता है कि सिलेक्टेड कौन से। किसने सिलेक्ट किया? मुझे ये बताएं, हु वाज द सिलेक्शन कमेटी? काबीना में हु वाज द सिलेक्शन कमेटी? मैं भी उसकी मिन्नत कर लूं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अदनान हैदर हो जाए। हु इज द कमेटी जो सिलेक्ट करती है सर? देखिए मेरे बात सुने, जो उसकी काबीना में लोग बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा वजीर है जो आज अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस नहीं है? एक इनके वजीर है मुराद सईद साहब। मैं ये नहीं कह रहा, ना ही ऑपोजिशन कह रही है, ना ही शायद कायरा साहब ने कहा होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने कहा है कि उसने कमीशन खाया, बाई नेम उस पर इल्जाम लगे अरबों रुपए का। और एक ऐसी एजेंसी ने जो इंडिविजुअल पर बात नहीं करती, जो जनरल बात करती है, उसने एक वजीर के ऊपर रूल्स को, मुझे मेरी गुजारिश सुने ना। फिर जहांगीर तरीन वाले केस में
आप नहीं देखा कि किस तरह से उधर हमारी तरफ जिस तरह से व्हाट्सएप पे जेआईटी बनी थी, आज इधर जेआईटी अपने एक सेक्टर को जेआईटी में शामिल कर दिया। रिस्पॉन्स ले लो सर, ब्रेक पे भी जाना है। बसरा साहब, बलोच साहब की तवील गुफ्तगू के बाद मैं जसारत नहीं कर पा रहा कि सवाल पूछूं। बलोच साहब को ठंड लगी हुई है, इस्लामाबाद में ही है मेरे ख्याल में। नहीं, लाहौर है सर, लाहौर तो थोड़ा सा हिला हुआ भी लग रहा है मुझे। सवाल अच्छा लाहौर में है, सवाल गंदम जवाब चने, बेचारों पे मुझे तो तरस आ रहा था कि अब इस हालत को पहुंच गए इनके स्पोक्स पर्सन कि अब उनको पूछते पूछे खेलते कहाँ पे जाके। इनका कसूर नहीं है, क्योंकि जब इनको आप और जब ये करप्शन पे भाषण देते हैं, जब ये गरीबों का नाम लेते हैं, तो मेरे समेत पूरी कौम का हादसा निकल जाता है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये अब टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे। आपसे बात ये पूछ रहे हैं कि भाई किसने सिलेक्ट किया, आप क्या कह रहे हो? आपसे पूछ रहे हैं भाई करप्ट और चोरों डाकुओं से बात होनी चाहिए, आप मिसालें देने लग जाते हो। उनकी अलीमा बाजी ने भी, ओ भाई अलीमा बीबी ने, उनकी जो बहन है, हाई सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, मेरे भाई आपको तो बुलाते थे तो अब उदारों पे हमले कर देते थे, जजों को बाथरूमों में जाना पड़ता था। कौन है ये 5 लोग जिनकी हिम्मत तो हमसे कोई पूछे? तो वहां जाके पेश होके उन्होंने एक एक चीज दी। इल्जाम क्या था कि टैक्स में कोई कमी कुताही हुई है। जाने दें, बात का जवाब अगर ना हो तो सॉरी कहते हैं। आप बलोच साहब अच्छे भले इंसान हैं और एमएनए है, और एमएनए आदमी जब बनता है तो 10 लाख का नुमाइंदा होता है। आपसे आज पूछते हुए पूरी कौम को 3.5 साल गुजर गए हैं भाई। सर ये तो फिर आपने मुझ पे इल्जाम शुरू कर दिया। मैं मुझे अब सवाल पूछना पड़ रहा है सर आपसे। बसरा साहब, चलो बलोच साहब ने तो सर वेल लेफ्ट कर दिया ना, अब आप बता दें कि वो कौन लोग हैं जो एनआरओ मांगते हैं खान साहब से, और 3.5 सालों से खान साहब उनका नाम नहीं बताना चाहते। एक बात, दूसरी बात कि क्या वाकई इमरान खान साहब अगर टीटीपी जो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात जायज, अपोजिशन के साथ नाजायज? तो ये 2 सवाल हैं, इनका जवाब दें सर। बहुत देखिए, मैं अब आपको फिर कहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को मानेंगे, कानून को मानेंगे, बंदूक से बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात के जरिए करेंगे, डायलॉग के जरिए करेंगे, और तौबा ताइब होकर पाकिस्तान के कानून के ताबे हो जाएंगे, उससे बात करेंगे। सर अपोजिशन कानून को मानती है, अपोजिशन पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत हल्फ उठाती है असेंबली में जाके, तो उनसे तो बात हो सकती है ना बसरा साहब, उनसे ही कर लें। यही बात कह रहा हूं, कौन कह रहा है कि नहीं करते हम? इमरान खान साहब ने कई दफा कहा अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। आप मुझे बताएं आखिरी दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से आखिरी दफा हाथ कब मिलाया? अदनान, जो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आए, कहां लेकर आए? हमने कश्मीर पॉलिसी की बात की तो कहां पे की? अफगानिस्तान के मुतालिक डिबेट हुई तो कहां पर हुई? नैब लॉज के मुतालिक बात हुई तो कहां पर हुई? खारजा पॉलिसी के हवाले से बात हुई तो कहां पर हुई? अपोजिशन से तो हुई। अब आप जिस बात को पिराए में लेके जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार इदारों का है। जाए इदारों से जाके आप क्लीन चिट ले ले। वजीर आजम इमरान खान, उन पे तो कोई इल्जाम नहीं था करप्शन का, वो तो बाहर से माल पाकिस्तान लेकर आए थे। एक एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने। तो भाई हम भी यही कहते हैं, हम तमाम बातों पे इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और करते हैं। सर एक कमेंट कर रहे हैं साहब, एक कमेंट जल्दी। क्या अभी एक कमेंट, हमजा शहबाज शरीफ ने कहा नया पाकिस्तान बनाते बनाते आप लोगों ने पुराना तबाह कर दिया। सर इमरान खान को कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो कोई नवी चीज बनाने लगते हो ना तो वक्त लगता है, वो रातों रात नहीं बनती। 70 साल लगे हैं इस पुराने पाकिस्तान में। जो कुछ हुआ, जिसने किया खा वो आमरीत थी। बसरा साहब, पुराने पाकिस्तान में। बसरा साहब, वैसे तो मैं बड़ा खिलाफ हूं सियासत में क्रिकेट की मिसालें देने के, लेकिन आप क्योंकि सारे क्रिकेटर्स इकट्ठे हुए हैं, मैच 50 ओवर्स का होता है सर। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे जीतने के लिए 200 ओवर्स खिलाए जाएं। टर्म 5 साल की होती है। अब आवाम आपसे डिलीवरेंस पूछेगी ना सर, ये तो नहीं कहेगी कि मौका और हमने पाकिस्तान से कहा है कि हमें आप पुराने जमाने का 8 दिन वाला मैच दे दें,
हम भी तो 50 ओवर वनडे वाले मांग रहे हैं, टेस्ट मैच मांग रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ को 5 साल मिले, जरदारी साहब को 5 साल में, आपको भी 5 ही मिलेंगे, 50 नहीं मिल सकते। अदनान, उनको 5-5 नहीं मिले, उनको 4-4 बारियां मिली हैं, उनको 3-3 बार सूबों की हुकूमतें मिली हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएट सही करें। एक तरफ 70 साल है, आमरीत में भी इन्हीं के लोग मौजूद थे, एक तरफ वो शख्स है जिसने पाकिस्तान में आज तक हुकूमत नहीं की, जिंदगी में पहली बार 3.5 साल हुकूमत की है। वैलिड आर्गुमेंट के, क्योंकि आप लोगों को 4-4 बारियां मिली हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं, खान साहब पहली दफा आए हैं तो वो जरा ट्राई कर रहे हैं कि हुकूमत होती कैसे है, सिस्टम कैसे चला है। असि कदों क्या सन ना पूछो, 22 साल बाद अवाम जाना है, अवाम ने पूछना है। अगर अवाम का हम पे इत्मीनान नहीं होगा तो हम इनकी जगह अपोजिशन में बैठे होंगे। आज ही वजह सारे तैयार कर गए कि मैं जो मर्जी पूछा वो नहीं दसना। कारा साहब, ओवर टू यू सर। कारा साहब, बसरा साहब का आर्गुमेंट है सर, बारियां लेके आए तो बसरा साहब जो कह रहे हैं कि जब हम 5 साल बाद अवाम में जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि आज ही के जो जलसे के ऊपर तबसरा हुआ है, मियां वाली के जलसे के ऊपर, आप वही उठाकर देख लें कि वहां पर हर एक शख्स ने जो ट्वीट किया है, अगर तबसरा किया है जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने कहा है कि वजीर आजम के शान शान वो जलसा नहीं था जिस तरह के इमरान खान साहब के जलसे हुआ करते थे। आज देखें, वो अपने घर में गए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीतते हैं वहां पर गए हुए थे, कैसे लोग उनके जलसे में आते हैं। बदनान, अभी तो मेरा भाई कह रहा है कि 5 साल की कारकर्दगी, 3.5 सालों में जो शख्स बलकसर से लेकर मियां वाली तक सड़क नहीं बना सका अभी तक, तलागंग की सड़क टूटी हुई है, तलागंग से निकले तो 2-2, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे लगते हैं मियां वाली जाने के लिए। आज वो अरबों रुपए के मंसूबों के ऐलान तो कर रहे हैं। क्या जो शख्स 3.5 साल में बलकसर मोटरवे से उतरकर वहां तक की सड़क नहीं बना सका, उसके वादों के ऊपर लोग, वो जो मियां वाली वाले लोग रोज इस्लामाबाद आते हैं, वो उसी रोड से गुजर कर आते हैं ना, उनको अंदाजा हो जाता है कि ये कितना काबिल शख्स है, इसकी कितनी काबिलियत है, उसको मद्देनजर रखेंगे। और जब ये कह रहे हैं ना कि पब्लिक में जाएंगे, आज इनको देखें, इन्होंने बल्दियात के ऊपर बात की, आधा तीतर आधा बटेर बनाया है। आज अगर आप पहले गनी साहब से बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप अपोजिशन को क्यों नहीं साथ लेकर चल रहे, कल पंजाब असेंबली में जब ये बिल लेकर जाएंगे तब देखिएगा क्या होगा। फिर आप कहते हैं, देखें, इमरान खान साहब ने एक विजन दिया कि मैं बल्दियात की वजह से मैं ये सूबा के जीता हूं, तो वहां पर तो तहसील काउंसिल है, तो जिला गुजरात जो है पंजाब है, उसमें जिला काउंसिल क्यों लेकर आए हैं? अगर वो निजाम अच्छा था तो पंजाब में जिला काउंसिल है और केपीके में तहसील काउंसिल है। लेकिन बस नदीम साहब एटलीस्ट सपोर्ट करें, अगर पावर नीचे तक जा रही है, डिवॉल्व हो रही है, बल्दियात बन रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर द पब्लिक के मसाले। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक के बाद ग्रीन लाइन और मुल्क में बढ़ती महंगाई पे बात करेंगे। वेलकम बैक। अली गौर बलोच साहब, सर मेरा सवाल ग्रीन लाइन के हवाले से, आज फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के दौर में ग्रीन लाइन सिर्फ कागजों पर थी और आप इफ्तिताह करने पहुंच गए। ग्रीन लाइन पे क्या सियासत क्यों की गई सर? इसको इतना हाईलाइट क्यों किया? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उन्होंने ही जाके इफ्तिताह करना था, या मौजूदा गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव? आप लोग इफ्तिताह करना चाहते, उसकी वजह समझ नहीं आई सर लोगों को। देखिए अदनान, गुजारिश ये है कि मुझसे पहले बात कर रहे थे बसरा साहब, और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैं उनको भी जरूर रिस्पॉन्स करूंगा और आपकी बात का तो जरूर जवाब दूंगा। सर देखिए, बसरा साहब से मेरी कोशिश होती है कि जब ये टॉक शो में हो ना, तो कोई ये वो बात करें, किसी उस बात का जवाब दें जो रेलिवेंट बात हो। आपने इनसे सवाल किया और ये टोटल मेरी जातियात पर बोली जा रहे थे, और चूंकि इन लोगों के पास ना तो इनकी कारकर्दगी है, ना इनका विजन है, ना इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया, तो ये बेचारे टॉक शोज में आकर क्या जवाब दें ये? और आप इनका अंदाजा करें, मतलब बंदे में कोई अखलाकी शर्म हया होता है, लिहाज होता है कि भाई आप पिछले ये बयान जारी कर रहे थे कि इन्होंने तो 3 बारियां ली हुई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहे थे। और भाई 3 बारियों में आप तो भंगड़े डालते रहे जरदारी साहब के जलसों में, खुद बसरा साहब
आपने वो बारी ली, कम से कम आप तो ये बात ना करें, कोई पीटीआई का वो बंदा जो किसी पार्टी से लोटा बन के ना आया वो तो बात करे। आपको तो ये इखलाकी तौर पे बात मैं बसरा साहब देता हूँ आपको टाइम, बसरा साहब देता हूँ। जी जी देखिए ना, मेरी गुजारिश सुने ना कि ये मतलब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, और हमने हमेशा रेलिवेंट बात की है जो भी सवाल किया जाता है। अब आ जाते हैं ये इसके, आप पूछ रहे थे कि ये जो ग्रीन लाइन बसेस सर्विस है, देखिए बात ये है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान को पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आए, ना सिर्फ लेकर आए, अपने टेन्योर में 70% उसका काम कंप्लीट किया। जो 30% काम रहता था उसका भी आपको पता है कि वो उसके भी एलोकेशन फंड्स की वो करके गए थे। इन्होंने सिर्फ वो फंड जारी करने थे, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के दिल में बुग़्ज़ और हसद से तो वो भरे हुए हैं, लिहाजा 3 साल उन्होंने लगा दिए वो फंड जारी करते करते। और फिर इनका मतलब है कि ये आलम है इनका, इनकी मतलब है कि आप बेहिसी का, कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि आज कोई नून लीग, ताकि लोग भूल छूल जाएं कि ये प्रोजेक्ट नून लीग का था, फिर कम से कम तुम उधर इखलाकी तौर पर तख्ती लगाने तो ना जाते। और अगर तुम गए भी हो, देखिए बात हम ये नहीं कर रहे कि वो इफ्तिताह करने गए हैं या नहीं गए, हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट का सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करने गया है, इसका 70% ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसका 70% हमने काम किया। एहसन इकबाल साहब एक दिन पहले जो है वो अलामती इफ्तिताह के लिए गए। अगर वो जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है वो चंद लोगों के साथ उधर गए, तो आप पुलिस वाला काम रेंजर से ले रहे हैं और उनके साथ सर वो 22 किलोमीटर की थी अली गौर बिलो साहब, 22 किलोमीटर की ग्रीन लाइन है, आप किसी और स्टेशन पे चले जाएं। आपने भी तो ढूंढ के वही स्टेशन रखा ना जो ऑलरेडी पीटीआई के इफ्तिताह के लिए फाइनलाइज हुआ था। सर भाई उस स्टेशन के इफ्तिताह के लिए फाइनलाइज हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने तो नेक्स्ट डे आना था। वो तो मेरा पॉइंट लगे। और अच्छा मुझे रिस्पांस लगे बदर साहब, मेरे पास टाइम सर गॉट द पॉइंट सर, टाइम कम है। हम एक सियासी पार्टी है, अगर हम ये समझते हैं कि 70% काम उसका हमने किया, प्रोजेक्ट हमारा है, तो लोगों को मतलब है कि उसकी याद दहानी के लिए साहब कमेंट करते हैं इनका प्रोजेक्ट है यार, इनको भी इफ्तिताह करने देते ताकि लड़ाई ना होती। सर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, सही जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल कुछ और है आपसे महंगाई पे, इस पे जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें, टाइम कम। सुने मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा लतीफा क्या होगा। जब अभी नून लीग और बलोच साहब सुना रहे थे, ओ भाई अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता जाके आप इफ्तिताह कर देते। हुकूमतें अब रेस्क्यू 1122 है, वो ब्रेन चाइल्ड है परवेज लाई साहब का, क्या हम उसकी तारीफ नहीं करते? भाई अगर आप लोगों ने काम मुकम्मल कर लिया होता तो हमें क्या जरूरत होती, अपने दौर में आप उसका कर देते इफ्तिताह। अब आप जाके वहां पर बिगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि आपकी ना वहां हुकूमत, ना सूबाई, ना कौमी, आप वहां पर टोपी ड्रामा करने पहुंच गए, मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए। आप सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग अगर फंडिंग उसकी मुकम्मल कर देते, उसको कंप्लीट कर देते। सर दे दिया इसका जवाब। अब मेरा सवाल ले लें बसरा साहब, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सर एक वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक सर्वे है। अच्छा ये मैं इन सर्वेज पे नहीं जाता, कभी भी बिलीव नहीं करता, लेकिन इमरान खान साहब ना इन्हीं सर्वेज पे कहते थे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो नाअहल है। तो आज ये सर्वे कहता है कि 92.9% पाकिस्तानी कहते हैं कि महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा महंगाई तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। अच्छा इसी सर्वे में 23.3% पाकिस्तानी कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई की जो वजह है उसकी वजह करप्शन है, वो आपके दौर में हुई है। तो ये दो चीजों का जवाब दे दीजिए सर। देखिए दोनों चीजें, अगर मैं कहूं महंगाई नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। महंगाई तो हुई है, ये सच है, और उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, उसके लिए स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, नौजवान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि ये सिचुएशन तो है, मैं इसको मानता हूं। जहां तक रहेगी करप्शन, भाई करप्शन कौन कहता है कि बिल्कुल 0-0 हो गए मामलात? अल्लाह करे उस दिन, वो दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशनसीब दिन होगा पाकिस्तान में, जिस दिन करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। आप 70 साल के निजाम को, मेरे भाई मैं आपको उस वक्त भी ये कहना चाहता था, आपके पास कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन सा आपके पास आप अलादीन का चिराग है जो रगड़ेंगे तो 3 साल में पूरा मुल्क तब्दील हो जाएगा, पॉलिसीज तब्दील हो जाएंगी, इदारे ठीक हो जाएंगे, लोग काम करने ठीक। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है मेरे भाई, इट विल टेक सम टाइम। जाहिर हमें भी पता है इस बात का
कि मसाइल हैं, इश्यूज हैं, हम उससे भागते नहीं हैं। अपनी तरफ से वजीर आजम इमरान, मैं फिर कह रहा हूं कि सब लोग 100% में ये कहूं कि मैं तो अपनी कसम शायद नहीं दे सकता। अब एक शख्स है, दिन रात मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, कोशिश करके हम उस निजाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस माफिया की चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक। कामयाब क्यों नहीं हो रही बसरा साहब? चलो यही बता दें, कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही सर? हाँ, इसलिए कामयाब नहीं हो रही अदनान भाई, आप समझदार इंसान हैं, आपके घर का बच्चा खराब हो जाए ना, उसको आप नहीं ठीक कर सकते 5 साल में। ये तो 22 करोड़ का मुल्क है जहां पर जगह जगह पे ऐसी बुनियादें रख दी गई हैं कि आपको बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के, बगैर करप्शन के, बगैर दो नदीम असगर कायरा साहब, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स 2 मिनट आपको दे रहा हूं कायरा साहब। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अबाउट महंगाई एंड करप्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ इमरान खान साहब। कि बसरा साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने 3.5 सालों में, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि करप्शन जो है वो हमारे हर शख्स की जो है ना खून में शामिल हो चुकी है, जो अदारों में बैठे हुए लोग हैं। क्या हमने आपने 3.5 सालों में उसके लिए क्या किया है? कौन सी आपने रिफॉर्म्स की हैं? अगर पुलिस की आपने रिफॉर्म्स की हैं तब बता दें। अदारों में करप्शन कम करने की, मैं नहीं कहता, मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि नहीं हो खत्म हो सकती, लेकिन मिनिमाइज तो हो सकती है। आप बताएं कि आपने किस अदारे में बैठकर उस अदारे में उस करप्शन को मिनिमाइज किया। एक तो बात ये होगी। दूसरा, आप कहते हैं जी महंगाई जो है वो आप हमेशा जोड़ देते हैं कि दुनिया में महंगाई है। भाई दुनिया में जो लोगों की तनख्वाहें हैं उसका भी तो हिसाब लगा लें। अगर 10 पाउंड या 12 पाउंड पर घंटा उन्हें मिलते हैं तो आप लगाएं हिसाब, 12 को 10 घंटों के ऊपर लगाएं तो उनकी तो हजारों में तनख्वाह बनती है एक दिन में। और जो अब पाकिस्तान के लोग हैं उसको तो 15 से 20 हजार की हम तनख्वाह देते हैं, और ऊपर से आप 4-4 रुपए यूनिट जो है वो बिजली बढ़ा देते हैं। तेल आपने 100 में इजाफा कर दिया है। आप ये बताएं कि उसको फिर कम करने के लिए आपने क्या पंजाब में प्राइस कंट्रोल कमेटियां अली गौहर बलोच साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। वो कंट्रोल करते, आपने कुछ किया ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं कि आपकी नायब गवर्नमेंट थी, आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपका अली सर, अली भाई कायरा साहब, अली साहब के रिमार्क्स लेंगे सर। अली साहब, मेरी तो एक ही गुजारिश है कि कोरोना का जो अरबों रुपए का फंड खा गए, जो चीनी से इन्होंने पैसा चोरी किया है, जो आटे से इन्होंने पैसा चोरी किया है, जो BRT पेशावर से पैसा खाया है, जो फॉरेन फंडिंग वाला इन्होंने घपला किया हुआ है, ये तमाम पैसे कौमी खजाने में जमा करा दें और इमरान खान की हमशीरा वाले पैसे सारे के सारे खजाने में जमा करवा दें जो उसने लूटे। तो यकीन करें पाकिस्तान के हालात रातों रात ठीक हो जाएंगे। और जिस स्पीड के साथ ये दोनों हाथों के साथ लूट रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अद्वियात को तो छोड़ देते, आमिर कियानी के जरिए टाइम खत्म हो गया। बसरा साहब, कायरा साहब एंड बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह।